जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अब जिस क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, वो क्वेश्चन 2 है, डाटा एनालिसिस। तो एसओ एलडीसी एग्ज़ाम 2018 का क्वेश्चन 2 हम देखेंगे कि उसको हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे और क्या स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो क्या क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, यानी स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, इसमें जो हम आंसर लिखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका डाटा एनालिसिस वाला, द फॉलोइंग टेबल गिव्स डाटा ऑफ इंडियाज ट्रेड इन एग्री कमोडिटीज एंड इट्स शेयर इन वर्ल्ड एग्री ट्रेड। As a section officer in the Department of Commerce, write a note for internal discussion in the ministry on import-export scenario of these items, suggesting measure for reducing import and increasing export in the sector. तो बेसिकली यानी आपको डाटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इंडिया का एज कंपेयर टू वर्ल्ड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डाटा दिया हुआ है। इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना है ये यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ल्ड का इंपोर्ट कितना है दिया हुआ है, दोनों का रेशियो क्या है ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात की हुई है टेबल के अंदर। टेबल के अंदर इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है, वर्ल्ड का एक्सपोर्ट कितना है और इन दोनों का रेशियो क्या है वर्ल्ड के कंपैरिजन में, ये भी बताया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में हम देखते हैं। तो मैंने जो फॉर्मेट अटेम्प्ट किया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका मॉडल आंसर है जो 2018 के क्वेश्चन का है, और इसको किस तरह से आपको स्ट्रक्चर वाइज समझना है और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, इसके ऊपर आप फोकस करेंगे। क्योंकि ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके लिए जो टाइम आपके पास होगा वो 36 मिनट्स होगा। और किस तरीके से टाइम ये हमने 36 मिनट पे आए हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो हम बात करते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि आपको एक नोट बनाना है जो कि इंटरनल डिस्कशन के लिए यूज़ किया जाएगा, तो इसे आपको नोटिंग फॉर्मेट में लिखना है। तो नोटिंग का सबसे पहला प्रिंसिपल ये होता है कि आप सबसे पहले फाइल नंबर लिखते हैं, क्योंकि जो भी हम फर्स्ट पेज होता है नोटिंग का, उसके अंदर फाइल नेम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ये सब आता है। तो ये सब आपको वहाँ पे एग्जाम में नोटिंग में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए वहाँ पे वो फर्स्ट पेज ही है। तो फाइल नंबर किस तरह से डालते हैं ये हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो फाइल नंबर का सिंपल तरीका रखना है 1/2 समथिंग, टू जो ईयर है और यहाँ पे जो सेक्शन का नाम होता है। तो यहाँ पे क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो रही है, तो हमने ये अज्यूम किया है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इस तरह का कोई सेक्शन है। देखिए एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा या किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आप फाइल नंबर एज्यूम कर रहे हैं, तो फाइल नंबर वहाँ पे आपको अपनी तरफ से कोई भी हाइपोथेटिकल डाल देना है। और ये स्ट्रक्चर इसलिए फॉलो करना है क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो बहुत सिंपल है फॉलो करने के लिए। आप फंक्शनल जो फाइल नंबर होता है जिसके अंदर ABCD इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके फाइल नंबर डाला जाता है, उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको याद रखना मुश्किल है। दूसरा क्या है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो जो सिंपल चीज़ है उस तरह से आप ले सकते हैं। ये कोई आर्बिट्री फाइल नंबर ले लिया, 1/2 समथिंग भी ले सकते थे हम यहाँ पे, ईयर और कोई सेक्शन जो हमने हाइपोथेटिकल। ऐसा लगना चाहिए कि जिस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं वहाँ पे इस तरीके का कोई सेक्शन हो सकता है, उससे रिलेटेड कोई सेक्शन हो सकता है। और इनफैक्ट हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या डिपार्टमेंट कॉमर्स के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्शन भी हो। तो ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन वहाँ पे आपको इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपको जरूर लिखना है कि वहाँ पे इस तरीके का हाइपोथेटिकल एक ये फाइल नंबर दिए, ताकि लगे कि आपने एक्चुअल में पूरा अटेम्प्ट किया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाएगा। कई लोग क्या आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भूल जाते हैं और मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आएगा। इनफैक्ट आप जब ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस में भी आप प्रॉपर लिखें फाइल नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री और फिर डिपार्टमेंट। एटलीस्ट इतना तो आपका पोर्शन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप इसकी नंबरिंग कर लेंगे। जो रिसीट या इशू होता है उसको R या I से डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारे पास रिपोर्ट आई थी जिसके बेसिस पे वो डाटा हमें मिला है, उसको हमने रिसीट बनाया और मान लिया कि उसको 2 पेज का था। ठीक है, 2 पेज 3 पेज इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। पेज की नंबरिंग रिसीट की होती है और उसे कॉरस्पॉन्डेंस का पार्ट बनाने के लिए और इस तरीके से हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। ये भी सीरियल नंबर 1 2 3 4 जितना भी रिसीट और आपका इशू होता है, पहला आपके पास रिसीट आया उसको 1 देते हैं, जब इशू हो जाता है उसके अंदर कुछ चीज़ तो उसको 2 नंबर देते हैं। तो इस तरीके से आप 1R का मतलब है कि आपका रिसीट आपने रिसीव किया, इशू का मतलब आपने किसी को भेजा है, तो जब उसको पुटअप करते हैं तो उसको हम I लिखते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कोई लेटर आया या कुछ और
OM आया जिसके साथ ये डॉक्यूमेंट आया जिसके अंदर डाटा दिया हुआ था, इसको हम 1 आवर, और ये पेजेस इसके अंदर यहाँ पे मेंशन कर दिया वो कितने पेजेस का था। उसके बाद जो आता है आपका सब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन किसके बारे में यहाँ पे इंडिया ट्रेड इन एग्री कमोडिटीज, एग्रीकल्चर की कमोडिटीज जो है उसके रिगार्डिंग इंडिया का ट्रेड डाटा दिया हुआ है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो इससे रिलेटेड ही आप कोई सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने सब्जेक्ट यूज किया है उसको क्या लिखा है, इंडिया एनालिसिस ऑफ इंडियाज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा इन एग्री कमोडिटीज एंड इट्स शेयर इन वर्ल्ड एग्री ट्रेड रिगार्डिंग। तो इस तरीके से आप जो भी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बताया गया हो कि किस चीज़ के रिगार्डिंग वो डाटा है, उसके एनालिसिस के तौर पर कि आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, या सिर्फ आप इतना भी लिख सकते थे, इंडियाज इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा इन एग्री कमोडिटीज एंड इट्स शेयर इन द वर्ल्ड एग्री ट्रेड, तो इतना भी लिख सकते थे। या एनालिसिस ऑफ इंडियाज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा, ये भी लिख सकते थे इन एग्री कमोडिटीज। तो ये इस तरीके से अलग अलग जो सब्जेक्ट आप डाल सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है, क्योंकि जब आप एनालिसिस करें डाटा का तो वो डाटा कहाँ से आया उसका सोर्स भी आपको लिखना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि PUC पेपर अंडर कंसिडरेशन इज OM डेटेड, कोई भी हाइपोथेटिकल डेट डाल दिए, जब आपका एग्जाम उससे 5 दिन पहले 4 दिन पहले किसी की भी डेट डाल सकते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम अंडर सेक्रेटरी IC इंटरनेशनल डिवीजन, इंटरनेशनल डिवीजन ये कहाँ का है, ये आप ये मान के चलते कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर जो भी इंटरनेशनल डिवीजन है वहां से आपको ये डाटा रिसीव हुआ और आप एज ए सेक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्शन जो है इसको एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, एनक्लोजिंग देयर विद डाटा ऑन इंडिया शेयर ऑफ एग्री ट्रेड इन वर्ल्ड एग्री ट्रेड फ्रॉम ईयर 2001 टू 2021। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो डाटा कहाँ से है, 2001 से लेकर 2021 तक का डाटा है। तो इसीलिए वहाँ पे मेंशन कर दे कि किस ईयर से लेकर किस ईयर तक का ये डाटा दिया हुआ है इन ए टेबुलर फॉर्म। तो आपका यानी अगर देखेंगे तो ये आंसर का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा इसको आप समझ लीजिए कि फर्स्ट पार्ट में तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, जहाँ पे आपने फाइल नंबरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये सब लिखा, यहाँ पे रिसीट और इशू के बारे में आपने फॉर्मेटिंग कर दी और सब्जेक्ट लिख लिया। तो ये आपका तो बेसिक ढांचा ही हो गया जो स्टार्टिंग का है। उसके बाद आपको लिखना है कि कहाँ से वो रिसीव हुआ, आपने उसको फर्स्ट पैराग्राफ बना दिया। अब सेकेंड पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने बता दिया कि वो डाटा कहाँ से आया, सेकंड पैराग्राफ में हमने एनालिसिस कर लिया, थर्ड पैराग्राफ में क्योंकि उन्होंने सजेशंस मांगे कि इंपोर्ट को किस तरीके से डिक्रीज करना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, वो हम यहाँ पे सजेशंस इस पैराग्राफ में देंगे। और लास्ट में उसको कंसिडरेशन के लिए हमने पुटअप कर दिया, या इंटरनल डिस्कशन भी लिख सकते हैं कि इंटरनल डिस्कशन के लिए हमने इसको आगे फर्दर भेज सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। बाकी हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में जब आप इसको लिखेंगे तो आपको ये फॉर्मेट दिमाग में सेट होना चाहिए कि मुझे इस तरीके से लिखना है। यहाँ तक की बात कर ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसमें आपको कुछ एडिशनल नहीं करना, एज इट इज आप यहाँ पे वहाँ पे लिख सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है। आपने क्वेश्चन देखा, फाइल नंबर को हाइपोथेटिकल डाला, आपने सीरियल नंबर ये डाला, इसमें कोई इशू नहीं है। एनालिसिस या डाटा जिसके रिगार्डिंग भी है, आपने फटाफट यहाँ पे देखा कि डाटा इसके रिगार्डिंग है, आपका यहाँ तक का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। इसकी भी बात कर ले फर्स्ट पैराग्राफ की, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको कोई माइंड एप्लीकेशन नहीं लगाना। यहाँ पे माइंड एप्लीकेशन जो है सिर्फ डाटा एनालिसिस में है और सजेशंस में है। तो आपने फटाफट लिखा कि ये जो PUC है वो OM के थ्रू हमें रिसीव हुआ है और उसके अंदर डाटा ये इनक्लोज था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक लिखने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा। जो आपको टाइम लगाना है वो डाटा एनालिसिस में लगाना है और सजेशंस में लगाना है। अब डाटा एनालिसिस की अगर बात करें हम, तो डाटा एनालिसिस, अब डाटा को देख लेते हैं, टेबल को देख लेते हैं। तो जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो पहले आप टेबल को थोड़ा टाइम लगा के टेबल को समझिए कि टेबल में क्या क्या हो रहा है। तो अगर देखेंगे तो 2001 के अंदर इंपोर्ट 3.92 इंडिया का था और एक्सपोर्ट कितना था, 5.23 था। फिर इसके बाद ये डाटा 3.92 से कैसे बढ़ता जा रहा है, यानी इसका मतलब यहाँ पे इंपोर्ट बढ़ रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इंपोर्ट जो है डिक्रीज हुआ है, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ता जा रहा है। और अगर हम देखें तो ये हाईएस्ट इंपोर्ट यहाँ पे है, और जबकि अब रिसेंटली यानी 2021 में इंपोर्ट डिक्रीज हो गया है। तो इस तरीके से आप एक ब्रीफली टेबल को देख लें और उसमें एनालिसिस कर लें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक्सपोर्ट की देख लेते हैं, 5.23 था 2001 में, फिर ये क्या है 5.23 रहा और धीरे धीरे ये बढ़ता गया। और यहाँ पे अगर दिख रहा है हमें कि 42.49
ये हाईएस्ट एक्सपोर्ट था जो आपने किया है, यानी इंडिया ने किया है। यहाँ पे एक्सपोर्ट इंडिया का हाईएस्ट जो है वो 42.49 2013 में रहा। और उसके बाद जो है स्लाइटली थोड़ा डिक्रीज आया बीच में, स्लाइटली नहीं बल्कि ज़्यादा डिक्रीज आया, 26 तक पहुंच गया ये, लेकिन फिर उसके बाद जो है अब 40 तक पहुंच गया है। तो इस तरीके से इससे ये पता चल रहा है कि जो डाटा है, मतलब डाटा के अकॉर्डिंग इससे ये पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर कैपेसिटी तो है एक्सपोर्ट करने की, क्योंकि एक टाइम पे उसने 42.49, और ये जो डाटा है आपका किसमें, यूएस डॉलर बिलियन में, तो इतना 42.49 यूएस डॉलर बिलियन जो इतना कर लिया था। लेकिन उसके बाद उसकी कैपेसिटी थोड़ी डिक्रीज हुई, 26 तक पहुंच गया था, लेकिन फिर उसने इंक्रीज किया और अब रिसेंटली क्या 40.84 हो गया है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी देख सकते हैं इंपोर्ट में क्या क्या चेंजेस आए, तो बढ़ता गया है यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है सबसे हाईएस्ट जो पीक आया है आपका ये 27 का है, तो यानी 2017 के अंदर आपने 27.39 जो हाईएस्ट आपने डाटा जो इंपोर्ट है वो यहाँ पे आया हुआ है इंडिया में। उसके बाद लेकिन इंडिया ने कंट्रोल किया और 15.78 पे आ गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर कैपेसिटी है जिससे वो अपने इंपोर्ट को डिक्रीज कर सकता है, जैसे कि इसने अपने रिसेंट के ईयर्स में किया है। और ऐसे ही हम देख सकते हैं कि इंडिया ने 2013 में जो है 42.49 एक्सपोर्ट किया था, उसके बाद थोड़ा उसमें डिक्रीज आया, लेकिन अब क्या है ट्रैक पे है। तो इंडिया के पास, यानी इससे ये पता चल रहा है डाटा को एनालिसिस करके, कैपेसिटी तो है डाटा उसको इंपोर्ट को कम करने का और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का। तो इस तरीके से आप इसके अंदर अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं कि 2001 में कितना था, अब कितना हो गया, हाईएस्ट का कब किस ईयर में चला गया था। इस तरीके से एक्सपोर्ट के रिलेशन में भी हाईएस्ट किस ईयर में चला गया था। इस तरीके से आप जो है ब्रीफली देख लें टेबल को, ठीक है। अब मैं बात करते हैं कि हमने एनालिसिस में मैंने क्या लिखा है, जो मॉडल आंसर बताया। तो अपॉन, इस पैराग्राफ में लिखेंगे, अपॉन एनालिसिस ऑफ द डाटा ऑन इंडिया शेयर ऑफ एग्री ट्रेड इन वर्ल्ड एग्री ट्रेड फ्रॉम ईयर 2001 टू 2021 द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव इमर्ज्ड। तो कौन कौन से पॉइंट इमर्ज हुए हैं, आप क्या कर लें, आप जब इस डाटा को देख रहे हैं तो यहीं पे अपना माइंड फॉर्मेशन कर लें कि आप इन चीज़ों के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो किन किन चीज़ों के बारे में लिखा जा सकता है, मैंने जो पॉइंट बनाया वो है वेरिएशन इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट शेयर ऑफ इंडिया विज ए विज वर्ल्ड, यानी इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शेयर में जो परसेंटेज में यहाँ पे दे रखा है कि पहले इंडिया का वर्ल्ड के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज यहाँ पे इंपोर्ट था और कितना परसेंटेज इसका एक्सपोर्ट था, ठीक है। इसको कंपेयर किया 2001 को और 2021 को। तो इससे क्या आपको पता चल रहा है कि पहले उसकी कैपेसिटी क्या थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वर्ल्ड के कंपैरिजन में, यानी वर्ल्ड को कितना एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहा था वहाँ से, और अब कितना हो गया है। तो एक एनालिसिस ये बना दिया। उसके बाद वेरिएशन इन एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट रेशियो ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था अपने इंपोर्ट का कितने टाइम्स, इसके बारे में बात कर लिया। तो इस तरीके से यानी हमने 3-4 पॉइंट इसके अंदर बनाने हैं। तो कंफर्टेबली इसमें 3-4 पॉइंट कुछ भी हो सकता है जो आपको वहाँ पे एनालिसिस में लग रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैंने इसमें मॉडल आंसर में लिखा है आपको वही लिखना है, आपको जो 3-4 पॉइंट आप बना सकते हैं, 3-4 पॉइंट जो है सफिशियंट है क्वेश्चन के हिसाब से। उसी तरह से जो आप सजेशंस देंगे, सजेशन भी 3-4 जो है सफिशिएंट है, लेकिन मैंने आप सबके लिए यहाँ पे 4 सजेशंस दिए हैं और 4 जो है पॉइंट बताएं, ताकि आपको आइडिया लगे कि आप किस तरह के पॉइंट्स को एनालिसिस में ले सकते हैं और किस तरह के सजेशन आप वहाँ पे दे सकते हैं। ये देने का पर्पज़ ये है कि आपको आइडिया रहे, इस तरीके से कर सकते हैं। चारों ही पॉइंट लिखना ज़रूरी नहीं है, मैंने 4 पॉइंट लिखे, चारों ही पॉइंट लिखना ज़रूरी नहीं है, आप कोई 3 भी लिख सकते हैं, 3 भी सफिशियंट है। तो एक बार हम बात कर लेते हैं। तो 201 से लेकर 2021 में इंडिया का जो इंपोर्ट शेयर था वर्ल्ड के साथ, उसके बारे में बात की पहले। तो अगर आप देखेंगे कि पहले यहाँ पे क्या था, 0.89 था इंडिया का वर्ल्ड के साथ इंपोर्ट शेयर, ये इंपोर्ट शेयर है 0.89 था और ये 1.39 अब हो गया है। इसका मतलब इसके अंदर इंक्रीज आया है, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इंडिया का इंपोर्ट शेयर जो है वर्ल्ड के साथ वो बढ़ा, यानी वर्ल्ड से वो अभी इंपोर्ट भी उसका फ्रॉम द 2001 टू 2021 इंपोर्ट शेयर बढ़ा है। ऑब्वियसली ये बढ़ेगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप रिसेंट के 10 ईयर्स के टेबल को ले सकते हैं कि 10 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए। तो ज़रूरी नहीं है, ये एनालिसिस के अलग अलग मैं तरीके बता रहा हूँ, सारे तरीके
जो है वो लिखे जा सकते हैं। आपको जो वहाँ पे वैलिड लगे, जो आपको सुटेबल लगे, जो वहाँ पे स्ट्राइक करे माइंड के अंदर, वो आप सारे वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही वर्ल्ड का हमने कंपेयर किया, वर्ल्ड के साथ एक्सपोर्ट का क्या था, तो 1.26 था 2001 के अंदर, अब क्या हो गया, ये 2.90 हो गया है। तो पहला जो पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट यही बताता है कि फ्रॉम द ईयर 2001 टू 2021 द इंपोर्ट शेयर ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ द वर्ल्ड हैज इंक्रीज फ्रॉम 0.89 टू 1.39 विच इज मोर देन 50% इंक्रीज। तो 89 यानी ऑलमोस्ट 0.9 आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो 0.9 से 1.4 हो गया, तो अब ये 50% से ज्यादा का इंक्रीज है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कंपेयर किया गया है। वेयर एज एक्सपोर्ट शेयर की बात करें तो 1.26 से, जैसे कि मैंने आपको टेबल में दिखाया, तो 2.90 हो गया है, जो कि मोर देन 100% है। मोर देन 100% का मतलब कि अगर 1.26 था तो उसके अंदर 1.26 और ऐड करें तो उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो लास्ट में हमें क्या डालना है यहाँ पे, जब आप इस तरीके का डाटा को बता दिया कि ऐसा था पहले, अब ऐसा हो गया है टेबल के अकॉर्डिंग, ये डाटा के अकॉर्डिंग, तो आपको एक लाइन का या दो लाइन का आपको अपना एनालिसिस बताना है कि इससे क्या फर्क आपको पड़ रहा है या क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है। क्योंकि डाटा एनालिसिस का मतलब यही है कि आप डाटा को पढ़ रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपना एक व्यू फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो इट मीन्स दैट ओवर द ईयर इंडिया हैज बीन एक्सपोर्टिंग मोर टू द वर्ल्ड एंड इंपोर्टिंग लेस फ्रॉम इट। क्योंकि उसका जो एक्सपोर्ट शेयर अगर परसेंटेज देखेंगे वो कैसे 50% ही इंक्रीज हुआ है, जबकि उसका एक्सपोर्ट शेयर जो है वो 100 मोर देन 100% इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब उसका इंपोर्ट जो है इंडिया का वर्ल्ड के कंपैरिजन में कम हुआ है और वर्ल्ड के कंपैरिजन में उसका एक्सपोर्ट शेयर जो है वो बढ़ा है। फिर हम बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट शेयर रेशियो जो है इंडिया और वर्ल्ड का क्या है। तो इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उसका हमने रेशियो निकाला है, और इसी तरह से वर्ल्ड का जो है रेशियो क्या होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, वो निकाला हमने। तो 2001 के अंदर जो इंडिया से एक्सपोर्ट वाज 1.3 टाइम्स टू इट्स इंपोर्ट। तो यहाँ पे हमने 2001 के अंदर इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसका कंपैरिजन देखा है। तो ये आपका 5.23 है एक्सपोर्ट और ये 1.92 है। तो ये इसका कितने टाइम से ये निकाला। तो इसको करने के लिए आप रफ में क्या करेंगे, आप पेपर में वहाँ पे रफ स्पेस होता है, वहाँ पे 5.23 को या 5.2 को ही आप 39 से डिवाइड करके रेशियो निकाल लें कि कितना आता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये बता दिया। इसी तरह से हमने वर्ल्ड का भी देख लिया कि वर्ल्ड का ये 4.4183 था और ये 4.14 था। इसका मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट जो वर्ल्ड है वो तो कम करता था, इंपोर्ट ज्यादा करता था। ठीक है, तो इसी रेशियो के बारे में यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये तो पहले मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बताया था इंडिया का, और इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट टू 2021 में क्या रेशियो हो गया उसके बारे में भी यहाँ पे हमने बात की है। तो ये आपका 15.78 से 40.84 हो गया। तो ये कितना टाइम्स है ये भी हमने यहाँ पे बात की है। तो यही बताया कि इन द ईयर 2001 इंडिया's एक्सपोर्ट वाज 1.3 टाइम्स टू इट्स इंपोर्ट। ठीक है, और इसी तरह से 2021 में कितना फैक्टर हो गया, 2.59 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट मींस दैट इंडियाज एक्सपोर्ट कैपेसिटी हैज इंक्रीज ओवर द ईयर्स। तो इंडिया की एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ी है, क्योंकि हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंपेयर कर रहे हैं। कि पहले जितना इंडिया एक्सपोर्ट करता था वो 1.3 टाइम्स था इंपोर्ट का, जबकि 2021 में जितना इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है वो 2.59 टाइम्स हो गया। ठीक है, इससे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि इंडिया का एक्सपोर्ट कैपेसिटी जो है वो बढ़ा है। तो आप यहाँ से यानी टेबल को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ से आपने इसको कंपेयर किया और यहाँ से इसको कंपेयर किया, ये फैक्टर देखा और फिर ये फैक्टर देखा। तो जितना बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपने बताया कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। और यहाँ पे आपने इसलिए एनालिसिस लिख दिया। वेयर एज द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड का भी हमने कंपेयर किया है, इसको आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने का पर्पज़ ये है कि आपको अलग अलग तरीके से बता दिया जाए कि डाटा आप किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरीके जैसे ये बताया था वर्ल्ड का मतलब, यहाँ पे हमने वर्ल्ड को भी कंपेयर किया था कि ये इसका कितना टाइम्स पहले था। तो आप देखेंगे पहले इंपोर्ट ज़्यादा करता था, एक्सपोर्ट कम करता था वर्ल्ड, और लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने एक्सपोर्ट करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया और इंपोर्ट उसका कम हो गया। तो इसी डाटा को यहाँ पे लिखा गया था कि वेयर एज द वर्ल्ड एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट फैक्टर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम, पहले कम था 1 से भी,
और अब कितना हो गया, 1.24 टाइम्स हो गया। इसका मतलब वर्ल्ड को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट अब ज़्यादा कर रहे हैं। तो 10 इसका हमने एनालिसिस किया, क्योंकि लास्ट में आपकी लास्ट एक दो लाइन में आपको क्या करना है, लास्ट की एक दो लाइन में आपको यहाँ पे अपना व्यू बताना है कि उससे आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं। Thus, India has been able to increase its import share at a faster rate than the increase in its import share in comparison to the world import export contribution। यानी वर्ल्ड ने अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो जिस स्पीड से बढ़ाया है, उससे ज़्यादा स्पीड से इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रेशियो को बढ़ाया है। तो इससे यहाँ पे ये पता चलता है, जिसका मतलब क्या है कि ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, यानी इंडिया के अंदर कैपेसिटी है जिससे वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सके और इंपोर्ट जो है उसको कम कर सके। उसके बाद हमने बात की वेरिएशन इन वॉल्यूम्स ऑफ इंडियाज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ऊपर जो हम बात कर रहे थे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रेशियो की बात कर रहे थे, इसी के साथ हमने क्या किया, वॉल्यूम्स कितना बढ़ा है। वॉल्यूम का मतलब डॉलर के कंपैरिजन में या पैसे के कंपैरिजन में, अमाउंट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले स्टार्टिंग में 3.92 था और ये 15.78 यूएस डॉलर बिलियन हो गया। तो इस तरीके से इनको भी कंपेयर कर सकते हैं आप। इसके बजाय यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हैं, ये हाईएस्ट कितना था, लो अब इससे कम हो गया लास्ट के 10 ईयर्स में। तो ये अलग अलग तरीके हैं, आप इनमें से कोई भी 3-4 तरीके जो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने कंपैरिजन के लिए। आप जब वहाँ पे टेबल देखेंगे तो टेबल के अंदर ही अपने जो भी हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट उनको मार्क कर लें, लास्ट के डाटा को देख लें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसके अंदर एग्जाम के अंदर अगर आप मार्क कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट वेरिएशंस हैं, तो आपको एनालिसिस लिखने में आसानी होगी। तो इस तरीके से आप हम यहाँ पे बात कर लिया कि 2001 में और 2021 में कितना इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इंक्रीज आया है। तो हमने देखा कि इंडिया का इंपोर्ट जो है 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। ये इंपोर्ट था आपका 3.92 था और ये यहाँ पे 15.78। तो इसी को बताया कि ये कितना इंक्रीज हो गया है, ये इंक्रीज आपका 4 टाइम्स है। वेयर एज इंडियाज एक्सपोर्ट इंक्रीज मोर देन 7 टाइम्स, जबकि अब हम रिसेंटली बात करें यहाँ पे 40.8284 है और 5.23 था। तो मोर देन यहाँ पे 7 टाइम्स जो है इसका इंक्रीज है। तो ये हमने कंपैरिजन करके ये देख लिया। However, the export rate growth on year is not so much after the year 2013। तो ये लास्ट जो 10 ईयर्स की बात कर रहे थे हम, उसका ये एनालिसिस लिखा है कि आपका 2001 के कंपैरिजन में 2021 में ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि हमने एक्सपोर्ट 7 टाइम्स बढ़ा लिया है। लेकिन लास्ट के अगर हम 10 ईयर्स की बात करें 2013 से, ये देखेंगे 42.49 था, जबकि उसके बाद ये कम हुआ है। तो इसी बात को वहाँ पे हमने एनालिसिस में लिखा है कि हमने ऑब्वियसली 2001 के कंपैरिजन में अभी बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन 2013 के बाद ये डिक्रीज आया था इसके अंदर। तो इसका मतलब इंडिया के अंदर कैपेसिटी तो है, लेकिन उसके साथ साथ अभी वो कैपेसिटी हम हार्नेस नहीं कर पाए, यानी उसको हम अचीव नहीं कर पाए हैं उस कैपेसिटी को। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर जो है पॉइंट सजेस्ट कर सकते हैं जिससे हम इस एक्सपोर्ट के अपने गोल को अचीव कर सकें। तो thus it can be inferred that though India is exporting more to the world, but its export rate can still be increased further। तो अभी भी इंडिया को एक्सपोर्ट रेट बढ़ाने की कैपेबिलिटी है और वो आगे फर्दर इंक्रीज कर सकता है। तो जिस लास्ट के 10 ईयर्स की हम बात कर रहे थे उसको हमने एक पॉइंट बना लिया है। तो अगर आप चाहें तो इनमें से कोई एक पॉइंट स्किप करके 3 पॉइंट लिख रहे हैं तो इसको लिख दें, ये ज़्यादा इफेक्टिव ही लगेगा। तो यहाँ पे हमने बात की 2012 से 2021 की। इन द ईयर 2017 हमने बताया कि इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो था वो हाईएस्ट था, वेयरएज इंडियाज एक्सपोर्ट वाज हाईएस्ट इन 2013। तो ये अभी मैंने जब टेबल आपको शो कर रहा था तो उसके अंदर मैंने दिखाया था कि ये अलग अलग फैक्टर 27.39 जो ये इस ईयर का हाईएस्ट इंपोर्ट था 2017 का, जबकि 2013 के अंदर एक्सपोर्ट जो था वो हाईएस्ट था। ये इस वेरिएशन को हम वहाँ पे बता रहे हैं। इट मीन्स दैट इंडिया हैज़ बीन एबल टू कंट्रोल इट्स इंपोर्ट डिपेंडेंसी, यानी क्योंकि 2017 के अंदर इंपोर्ट ज़्यादा था लेकिन 2021 तक आते आते ये क्या हो गया, ये कम हो गया। तो इसका मतलब हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि इंपोर्ट की डिपेंडेंसी जो है, जिस पे हम डिपेंडेंट इंपोर्ट पे पहले होते थे, उसको हम कम कर रहे हैं और हम इसको कम कर सकते हैं आगे भी। इसी तरीके से क्योंकि एक्सपोर्ट 42.49 था 2013 के अंदर, उसके बाद क्या हुआ है, ये 2013 के अंदर 42.49 था, उसके बाद कम हुआ है बीच में यहाँ पे और फिर थोड़ा इम्प्रूव किया है। तो इसका मतलब एक्सपोर्ट कैपेसिटी इंडिया ने पहले अचीव ज़्यादा की थी, लेकिन अब क्या हो गया, थोड़ा बीच में कम हो गया। तो ऑब्वियसली क्योंकि एक्सपोर्ट जो है
बीच में कम हुआ है तो हम फैक्टर्स जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में सजेस्ट करेंगे और इसको यहाँ पे हम इस एनालिसिस को बता सकते हैं। तो एनालिसिस में हमने बता दिया कि ये जो 2013 के अंदर ही हाईएस्ट था, इसका मतलब ये हुआ इट मीन्स दैट इंडिया हैज़ बीन एबल टू कंट्रोल इट्स इम्पोर्ट डिपेंडेंसी एंड आल्सो इट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट कैपेसिटी। तो पहले इसका 42.49 था और कम हुआ है, तो इसलिए हम अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, इससे ये भी पता चलता है। तो ये इस तरीके से 3-4 पॉइंट हैं जो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी किस तरीके से आपको एनालिसिस वहाँ पे माइंड में आता है। मॉडल का मतलब ये है कि मैंने इस तरीके से किया आपको आइडिया देने के लिए कि इस तरीके से ये एनालिसिस हो सकता है। वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड या ऐसे कि कोई भी पॉइंट आपको समझ में आता है तो 3-4 पॉइंट लिखने से आपका जो है ये एनालिसिस वहाँ पे कंप्लीट रहेगा। और लास्ट में जो उन्होंने सजेशन मांगे हैं फिर उसकी बात कर लेते हैं। तो इन व्यू ऑफ द अबव एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि हमें एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, तो हम कुछ सजेशंस भी दे रहे हैं। There is a need for increasing export to the other countries and decreasing import from other countries, for which following measures may be suggested to the stakeholders। तो कुछ सजेशन बताएं। सजेशन आपको जो उस टाइम पे माइंड में आप वो लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है, हाँ, लेकिन रिलेटेड थोड़ा होना चाहिए और आप वहाँ पे कोई भी पॉइंट माइंड में आता है लिख सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे पॉइंट सजेस्ट किए हैं वो ये हो सकते हैं। द पॉलिसीज लाइक मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत can play a key role in achieving the aim of high export and low import volumes. So these policies should be implemented effectively as well as promoted as much as possible। तो इन policies को एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये जो पॉलिसीज है जैसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इसको किस तरीके से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए और इसको कैसे प्रमोट किया जाए, इसके बारे में हम अपने स्टेक होल्डर्स को लिख सकते हैं या उनको सजेस्ट कर सकते हैं। Government may award companies, industries for their best implementation of government policies and which have the effect of providing impetus to the export and help reducing import from other countries। तो दूसरा पॉइंट जो सजेस्ट कर सकते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को रेप्लिकेट करने का, यानी जो डिपार्टमेंट या जो कंपनी या इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और गवर्नमेंट की पॉलिसी को अच्छा इंप्लीमेंट कर रही है और जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सकता है और इंपोर्ट को यानी कम कर सकते हैं, उस पॉलिसीज़ को हम क्या करेंगे, फिर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड देंगे और उससे क्या होगा, बाकी जो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी उससे प्रोत्साहन मिलेगा, उनको एनकरेजमेंट मिलेगा और ये इस पॉलिसी को यानी इस अवार्ड की पॉलिसी को भी हम सजेस्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस में या अपने गोल के लिए। अगला जो पॉइंट है, गवर्नमेंट में प्रोवाइड हैंड होल्डिंग। तीसरा हम ये बता रहे हैं कि हैंड होल्डिंग और सपोर्ट भी हम दे सकते हैं मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर को, जिससे जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, ठीक है, उससे हमारा इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी वो कम हो जाए। तो प्रोड्यूसर मेकिंग प्रोडक्ट्स विच आर जनरली इंपोर्टेड लार्जली फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो दूसरी कंट्री से जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर को अगर वो आइटम्स बना रहे हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, हैंड होल्डिंग दे सकते हैं और सपोर्ट दे सकते हैं। वो सपोर्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ब्रॉडली ये एक पॉइंट ये भी हो सकता है। फिर बायलैटरल एग्रीमेंट, जो बायलैटरल एग्रीमेंट बहुत सारी कंट्रीज के साथ होता है तो वो एक दूसरी कंट्रीज को आपस में बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो भी डेवलप कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है जिससे भी हमारा कुछ फायदा होता है उनके साथ हम बायलैटरल एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी एक बनाया जा सकता है। बायलैटरल एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज में ऑल्सो बी साइंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड टाइज एंड विच हैज़ द पोटेंशियल ऑफ इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट टू सच कंट्रीज। तो उनको हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो इस वजह से ये पॉइंट भी हो सकता है। और लास्ट में आपको लिखना है, क्योंकि ये जो सजेशंस हैं और ये एनालिसिस है आपको सबमिट करें कंसिडरेशन के लिए। तो और लास्ट में आपको ये फॉर्मेट में अपना यहाँ, क्योंकि आप नाम लिखते हैं ब्रैकेट में, आप सेक्शन ऑफिसर के तौर पे बनाना है इस नोट को आपको, तो वो लिखेंगे, डेट लिखेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे आप लिखेंगे किसको आपने मार्क किया है। तो ये इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक बार मैं फिर बता दूं कि मॉडल है, मॉडल का मतलब आपको फॉर्मेट यही सेम रखना है, बाकी कंटेंट जो है आप उसके अंदर एनालिसिस के अंदर आगे पीछे कर सकते हैं, सजेशंस में आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली आपका ये जो फॉर्मेट रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, सेम रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया स्ट्रक्चर में मोटे मोटे कौन से पार्ट्स हैं, आपका ये पार्ट हो गया जहाँ पे आपने सब्जेक्ट तक इतना पोर्शन जो है कुछ सोचे बिना आपको लिखना है, सिर्फ आपने देखना है कि किस टॉपिक के बारे में और इस तरीके से
ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर आपको बताना है कि आपने इसको कहाँ से रिसीव किया और इसकी रेफरेंसिंग भी यहाँ पे आप करेंगे पीयूसी के लिए। हर जगह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब पूरे पेपर में वहाँ पे रेफरेंसिंग ही नहीं शो करना है आपको। आपको शो करना है कि रेफरेंसिंग पता है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है या जहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं उस रेफरेंसिंग को ना करें, ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, उसके बाद आपका एनालिसिस वाला पोर्शन आ गया, जहाँ पे आपने 3 या 4 पॉइंट लिख देने हैं। और उसके बाद आपका आ गया सजेशन का पॉइंट, जहाँ पे आप वहाँ पे भी आप 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा और इसमें टाइमली आपका हो जाएगा। स्ट्रक्चर वहाँ पे आपके माइंड में रहना चाहिए एग्जाम के अंदर, और इसके अंदर ही स्ट्रक्चर के अंदर आप अपना जो भी कंटेंट होगा उसको फिट कर दें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आंसर देखकर आपको कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा और आप अच्छा करेंगे एग्जाम के अंदर। थैंक यू वेरी मच।